चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसके बाजारों में कहते हैं हीरे मोती सब्जियों की तरह बिकते थे। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो 300 सालों तक दक्षिण भारत की शान रहा और फिर अचानक जैसे गुमनामी के अंधेरे में खो गया। ये कहानी है विजयनगर की, जिसका मतलब ही है जीत का शहर। आंख ने ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही कान ने पूरी धरती पर इसके जैसी किसी जगह के बारे में सुना। ये शब्द किसी कवि के नहीं, बल्कि 1442 में ईरान से आए एक राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक के थे। जरा सोचिए, उसने ऐसा क्या देख लिया होगा कि उससे लगा पूरी दुनिया में इसके जैसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का चरम था। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतना शानदार शहर जो एक सुपर पावर का दिल था, वो खंडहरों में कैसे तब्दील हो गया? एक साम्राज्य जो अपने शिखर पर था, उसका इतना विनाशकारी अंत कैसे हुआ? ये कहानी किसी रहस्य से कम नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इस साम्राज्य की नींव ही इतनी नाटकीय है कि लगता है जैसे कोई फिल्मी कहानी सुन रहे हों। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत दो भाइयों से होती है जो दरअसल कैदी थे। ये कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, दो भाई हरिहर और बुक्का पहले मंत्री थे, फिर कैदी बने। उन्हें इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया और फिर मजे की बात देखिए, उसी सुल्तान ने उन्हें दक्षिण में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए वापस भेज दिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अपने गुरु संत विद्यारण्य से मिलकर उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म में वापसी की, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला था। और बस साल 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बेहद सुरक्षित जगह पर एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ, और इसका नाम ही इसके मकसद को साफ जाहिर करता था, विजयनगर, यानी जीत का शहर। अपने पिता संगम के नाम पर इन भाइयों ने संगम वंश की शुरुआत की। ये साम्राज्य के वो शुरुआती दिन थे जो लगातार लड़ाइयों और अपने विस्तार की कोशिशों से भरे हुए थे। विजयनगर के जन्म के ठीक 11 साल बाद उनके उत्तर में एक और महाशक्ति का उदय हुआ, बहमनी सल्तनत। और इन दोनों ताकतों के बीच में था रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का एक बेहद उपजाऊ इलाका। ये जमीन का टुकड़ा अगले 200 सालों तक दक्षिण भारत के सबसे खूनी संघर्षों का मैदान बना रहा। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग विचारधाराओं की भी टक्कर थी जो विजयनगर की किस्मत तय करने वाली थी। संगम वंश सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ रहा था, वो एक नई सभ्यता भी कर रहे थे। एक तरफ राजा खुद को वैदिक पद के संस्थापक जैसी उपाधियां दे रहे थे, तो दूसरी तरफ रानी गंगा देवी अपने पति की जीत पर मदुरै विजयम जैसा महाकाव्य लिख रही थीं। सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी बात रही होगी और उनकी सोच कितनी आगे थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए तुर्की मुस्लिम तीरंदाजों को भी भर्ती कर लिया। लेकिन महान राजा देवराय द्वितीय के बाद साम्राज्य की नींव में दरारें पड़ने लगीं। अब सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये खून के रिश्ते से तय नहीं हो रहा था, बल्कि तलवार की ताकत से हो रहा था। एक के बाद एक 2 बार सेनापतियों ने राजा की हत्या करके खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न था जो साफ दिखा रहा था कि असली ताकत अब राजा के महल में नहीं, बल्कि सेना के कैंप में बसती थी। पर कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे गहरे अंधेरे से ही सबसे चमकदार सितारा निकलता है। इसी अस्थिरता और धोखे के दौर से उभरे कृष्णदेव राय, वो शासक जो विजयनगर को उसकी सबसे बड़ी बुलंदी पर ले जाने वाले थे। जरा इस एक लाइन से उस दौर की अमीरी का अंदाजा लगाइए। पुर्तगाल से आए यात्रियों ने जो देखा वो उनके लिए अविश्वसनीय था। राजधानी इतनी अमीर थी कि कीमती पत्थर और जवाहरात आम बाजारों में खुलेआम बिक रहे थे, जैसे कोई सब्जी बेच रहा हो। विजयनगर सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका था। और इस जबरदस्त आर्थिक शक्ति का प्रतीक था उनका सोने का सिक्का वराह, जिसे यूरोपीय लोग पगोड़ा कहते थे। यह सिक्का सिर्फ पैसा नहीं था, ये पूरे एशिया में विजयनगर के दबदबे और उसकी समृद्धि का ऐलान था। कृष्णदेव राय सिर्फ एक अमीर राजा नहीं थे, वो एक कंप्लीट पैकेज थे जिन्हें हम रेनेसेंस रूलर कह सकते हैं। दिन में वो एक शानदार जनरल की तरह युद्ध के मैदान में सेना को लीड करते थे और शाम को अपने दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महानतम कवियों यानी अष्टदिग्गज की महफिल सजाते थे, जिसमें तेनालीराम जैसे दिग्गज भी शामिल थे। इतना ही नहीं, वो खुद भी एक महान लेखक थे। एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां, ये वाकई असाधारण था।
और कृष्णदेव राय की ताकत का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं कहां से मिलता है? उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख रहे बाबर की आत्मकथा से। अपनी किताब बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव राय को उस समय हिंदुस्तान का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। अब सोचिए, एक दुश्मन से मिली इतनी बड़ी तारीफ, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस सुनहरे दौर का भी अंत होना था। और वो अंत आया एक ऐसी लड़ाई से जिसने सिर्फ एक दिन में इस महान साम्राज्य की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये हार अचानक नहीं हुई थी। इसकी पटकथा तो सालों से लिखी जा रही थी। कृष्णदेव राय के बाद जो शासक आए, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने अपने पड़ोसी सल्तनतों की आपसी लड़ाइयों में दखल देना शुरू कर दिया। कभी एक का साथ दिया, कभी दूसरे का। नतीजा क्या हुआ? जो दुश्मन हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, वो पहली बार एक हो गए। और उन सबका सिर्फ एक ही मकसद था, विजयनगर का विनाश। तालीकोटा की लड़ाई में हार तो विनाशकारी थी ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक पूरी सभ्यता पर हमला था। 6 महीनों तक दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक को लूटा गया, जलाया गया और पूरी तरह से खंडर बना दिया गया। जीत का शहर अब सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गया था। तो सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य जो इतना मजबूत था, इतना अमीर था, वो ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? इसका जवाब सिर्फ एक लड़ाई में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में छिपा है जिसने इसे 200 से ज्यादा सालों तक टिकाए रखा था। ये सिस्टम था नायकर प्रणाली। इसे समझने के लिए हम इसे एक तरह का मिलिट्री फ्यूडलिज्म कह सकते हैं। होता यह था कि राजा अपने सबसे बड़े सेनापतियों यानी नायकों को जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देता था। बदले में वो नायक उस इलाके से टैक्स वसूलते थे, अपनी सेना रखते थे और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी तो अपनी सेना के साथ लड़ने को तैयार रहते थे। ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक केंद्र में राजा ताकतवर था। इस सिस्टम ने राजा को बिना किसी खास खर्चे के एक बहुत बड़ी सेना दी, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खामी भी थी। इस सिस्टम ने नायकों यानी गवर्नरों को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था कि जिस दिन केंद्र में राजा कमजोर हुआ, उसी दिन इन नायकों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। मतलब जो ताकत साम्राज्य को बना रही थी, वही ताकत उसे तोड़ने का कारण भी बनी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, विजयनगर को असल में किसने हराया? क्या तालीकोटा की लड़ाई में दुश्मन की एकजुट सेनाओं ने, या फिर साम्राज्य की अपनी ही नींव में छिपी उन दरारों ने, जो वक्त के साथ बढ़ती गईं और एक दिन उसे अंदर से ही खोखला कर गईं? शायद हर महान साम्राज्य की तरह विजयनगर ने भी अपने विनाश के बीज खुद ही बोए थे।